नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी अजित पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र की सियासत में बड़े बदलाव की, मोदी सरकार के कानून पर सुप्रीम कोर्ट के रोक की, देखेंगे एसआईआर पर अंतिम सुनवाई के बाद कैसे कोर्ट में फंसा चुनाव आयोग, सीएम शर्मा के बयान पर क्यों मचा बवाल। मैं तो ये कहूंगा ऐसे व्यक्ति को तो मुख्यमंत्री होना ही नहीं चाहिए इस देश के अंदर, जो समाज को तोड़ने की बात करे और देश को तोड़ने की बात करे। जानेंगे शंकराचार्य ने सरकार पर क्यों लगाए तानाशाही के आरोप। तानाशाही अपने देश में बिल्कुल काबिज हो चुकी है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ फूका बिगुल। फरवरी में पूरे प्रदेश में सभाएं और धरना प्रदर्शन करेगी पार्टी। 16 फरवरी को होगा राजभवन का घेराव। सोनम वांगचुक की हिरासत पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। जेल में तत्काल मेडिकल जांच और साप्ताहिक हेल्थ रिपोर्ट देने का आदेश। विशेषज्ञ डॉक्टर करेंगे सेहत का परीक्षण। सीवर सफाई में जान जाने पर मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। बलराम जजमेंट से पहले के हादसों पर भी मिलेगा 30 लाख का मुआवजा। बकाया भुगतान जल्द करने का दिया निर्देश। लैंड फॉर जॉब मामले में 9 मार्च से होगी रोजाना सुनवाई। कोर्ट ने लालू और राबड़ी को पेशी से दी छूट। मीसा भारती और हेमा यादव कोर्ट में हुई पेश। और हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 221 अंक बढ़कर 82,566 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 76 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 25,418 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। इस दौरान भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। वहीं उनके जाने के बाद महाराष्ट्र की सियासत को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब एनसीपी का भविष्य क्या होगा, राज्य का नया डिप्टी सीएम कौन बनेगा। और अब इसका जवाब भी मिल गया है। तो क्या होंगे महाराष्ट्र के नए सियासी समीकरण, जानेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। बारामती में उनका विमान हादसे का शिकार हो गया था। अजित पवार का जाना महाराष्ट्र के साथ ही एनसीपी के लिए भी बड़ा नुकसान माना जा रहा है, क्योंकि अजित एनसीपी के चीफ थे। महाराष्ट्र सरकार में वो डिप्टी सीएम थे और वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे। ऐसे में इन तीनों जिम्मेदारियों को कौन संभालेगा, इस पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। अजित पवार के समर्थकों की डिमांड है कि सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाया जाए और एक बात तो तय है कि एनसीपी कोटे से जो भी डिप्टी सीएम बनेगा उसे ही वित्त मंत्रालय भी मिल सकता है। इस बीच ये खबर भी सामने आ रही है कि एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और पार्टी के दिग्गज नेता छगन भुजबल ने सुनेत्रा पवार से मुलाकात की है और उनसे पार्टी की कमान संभालने को कहा है। इस वक्त पवार परिवार में शोक चल रहा है। ऐसे में सुनेत्रा पवार की तरफ से कुछ वक्त मांगा गया है। सुनेत्रा पवार अभी राज्यसभा की सांसद हैं। पार्टी अध्यक्ष पद को लेकर उनके सामने कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर वो डिप्टी सीएम बनती हैं तो फिर उन्हें महाराष्ट्र विधानमंडल का सदस्य बनना होगा। वैसे अजित पवार के जाने के बाद बारामती सीट भी खाली हो गई है और यहाँ से सुनेत्रा आसानी से चुनाव लड़कर विधानसभा जा सकती हैं, क्योंकि बारामती को पवार परिवार का गढ़ माना जाता है। और अगर सुनेत्रा पवार खुद चुनाव लड़ती हैं तो ऐसी स्थिति में उनके सामने कोई मजबूत चुनौती नहीं होगी। वैसे भी महाराष्ट्र में परंपरा चली आ रही है कि अगर इस तरह की स्थिति कभी सियासत में आती है और उपचुनाव में परिवार का ही कोई सदस्य चुनाव मैदान में उतरता है तो विरोधी दल की तरफ से भी अपना उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा जाता। यहाँ तो ये परिवार का भी मामला है, क्योंकि एनसीपी का अजित गुट जहां महायुति में शामिल है तो वहीं शरद पवार का गुट महाविकास अघाड़ी में, और एमवीए में ये सीट शरद पवार के कोटे की सीट है। ऐसे में अगर सुनेत्रा पवार एनसीपी से चुनाव लड़ती हैं तो ये तय है कि शरद पवार की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा जाएगा। वैसे अजित पवार के साथ हुए विमान हादसे से पहले एनसीपी के एकजुट होने की चर्चाएं भी चल रही थी। अजित पवार जिस तरह से बीजेपी से दूरी बनाते दिखाई दे रहे थे और पवार परिवार एक मंच पर आ गया था, उसके बाद चर्चाएं शुरू हो गई थी कि एनसीपी फिर से एक होगी और अजित पवार महायुति छोड़ सकते हैं, यानी डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। फिलहाल विमान हादसे के बाद अब सुनेत्रा पवार के सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी को एकजुट करने की है। ऐसे में एनसीपी फिलहाल महायुति का ही हिस्सा बनी रहेगी, ये तय माना जा रहा है। जल्दी ही सुनेत्रा पवार एनसीपी की अध्यक्ष और महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बन सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो ये एनसीपी के लिए भी बेहद अच्छा संकेत होगा, क्योंकि हाल ही के सालों में सियासत में महिलाओं की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है और सियासी दलों का ध्यान भी महिला मतदाताओं की तरफ गया है। ऐसे में सुनेत्रा पवार को एनसीपी की कमान मिलना पार्टी के लिए मास्टर स्ट्रोक माना जाएगा। अजित पवार का जाना महाराष्ट्र की जनता, उनके परिवार और पार्टी के लिए बड़ा झटका है। वैसे झटका तो मोदी सरकार को भी लगा है सुप्रीम कोर्ट से।
कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर रोक लगा दी है। साथ ही सरकार को भी नोटिस जारी किया है। इस नए नियम को लेकर काफी विवाद देखा जा रहा था, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाया है। तो क्या कुछ हुआ इस सुनवाई के दौरान, जानेंगे इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के हाल ही में जारी किए गए इक्विटी रेगुलेशन नियम 2026 पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने कहा है कि ये नियम पहली नजर में पूरी तरह से साफ नहीं है और इनका गलत इस्तेमाल होने की पूरी संभावना है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। बेंच ने नियमों की भाषा पर कड़े सवाल उठाए। जस्टिस बागची ने अहम सवाल पूछते हुए कहा कि जब समाज में पहले से ही 3E यानी इक्विटी, इक्वालिटी, एजुकेशन मौजूद है, तो फिर नए 2C की क्या जरूरत पड़ गई। कोर्ट ने माना कि रेगुलेशन में इस्तेमाल किए गए शब्द भ्रम पैदा करने वाले हैं। जजों ने कहा कि हम एक निष्पक्ष और समावेशी समाज बनाना चाहते हैं, लेकिन नियमों में स्पष्टता जरूरी है। याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन ने यूजीसी एक्ट की धारा 3C को असंवैधानिक बताया है। उन्होंने दलील दी कि ये नियम इस गलत धारणा पर आधारित है कि सामान्य श्रेणी के छात्र भेदभाव करते हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने साफ किया कि कोर्ट फिलहाल केवल इन नियमों की कानूनी वैधता और संवैधानिकता की जांच कर रहा है। अब कोर्ट ने आदेश दिया है कि 2026 के नए नियमों की जगह अब 2012 के पुराने नियम ही प्रभावी रहेंगे। मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को तय की गई है। लेकिन आइए जरा समझते हैं कि आखिर ये नियम क्या है जिसे लेकर विवाद गरमाया हुआ है। तो प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026, इस नियम के तहत हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक इक्विटी कमेटी बनाना अनिवार्य होगा। कमेटी में SC, ST, OBC, दिव्यांग और महिलाओं का होना जरूरी है। ये कमेटी पिछड़े वर्ग के छात्रों की शिकायतें सुनेगी और उनका निपटारा करेगी। अब यहाँ विवाद नियम 3C को लेकर है। विरोध करने वालों का कहना है कि ये प्रावधान सामान्य वर्ग के खिलाफ भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है। आरोप है कि ये नियम समानता के नाम पर एक वर्ग को शिक्षा प्रणाली से बाहर करने की साजिश है। इस नियम पर रोक लगने से उन छात्रों और संस्थानों को बड़ी राहत मिली है जो नए नियमों को लेकर आशंकित थे और लगातार आंदोलन कर रहे थे। अब सबकी नजरें 19 मार्च पर टिकी हैं, जब कोर्ट ये तय करेगा कि यूजीसी के ये नए नियम लागू होंगे या इन्हें हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है, लेकिन SIR प्रक्रिया को रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर अब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया है। SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश वकीलों ने चुनाव आयोग की दलीलों पर सवाल उठाते हुए अपने तर्क पेश किए। तो क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में इस सुनवाई के दौरान, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। SIR प्रक्रिया के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई हुई और इस दौरान कोर्ट ने तमिलनाडु में इस प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग को कड़े निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु में जिन लोगों का नाम स्पेलिंग एरर के चलते काटा गया है, उनकी लिस्ट ग्राम पंचायत भवन, सब डिवीजन के तालुका ऑफिस और शहरी इलाकों के वार्ड ऑफिस में लगाई जाए। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग उन सभी राज्यों में इन प्रक्रियात्मक निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेगा जहां SIR प्रक्रिया शुरू की गई है। इस बीच याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट में बताया, नई वोटर लिस्ट बनाने की कोशिश में महिलाओं के नाम कट रहे हैं। जब वोटर पर गिनती का फॉर्म भरने का बोझ डाला जाता है तो कमजोर वर्ग के लोग, खासकर महिलाएं और प्रवासी मजदूर, फॉर्म नहीं भर पाते हैं। ये प्रक्रिया बहुत जल्दबाजी में की गई है। उन्होंने कोर्ट में चुनाव आयोग की दलीलों पर भी सवाल उठाए और कहा कि ECI का तर्क है कि अनुच्छेद 324 उन्हें किसी भी तरह से काम करने की पूरी छूट देता है। वो कहते हैं कि हम संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून से बंधे नहीं हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं। इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि कोई भी अथॉरिटी मनमाने ढंग से काम नहीं कर सकती। भूषण ने एक बार फिर सवाल किया कि आरओ कैसे किसी की नागरिकता तय कर सकता है, वो कोई अदालत नहीं है। अगर विवाद हो तो जिरह का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने इस प्रक्रिया की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए और कहा कि हर स्टेज की वोटर लिस्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए। कितने नाम जुड़े और कितने नाम कटे ये पता चलना चाहिए और ये लिस्ट मशीन रीडेबल होनी जरूरी है। वरिष्ठ वकील रामचंद्रन ने भी इस प्रक्रिया के लिए चुनाव आयोग की जल्दबाजी पर सवाल उठाए और कहा कि बिहार में उन्होंने चुनाव की आड़ में जल्दी प्रक्रिया पूरी की, लेकिन छत्तीसगढ़ में 2028 में चुनाव होने हैं तो वहाँ क्या जल्दी है। उन्होंने आगे ये भी कहा, अनुच्छेद 324 के तहत पूरी पावर का मतलब ये नहीं है कि मनमानी करने की छूट मिल जाए। इस पावर का इस्तेमाल अभी भी जुडिशियल रिव्यू के अधीन है। उन्होंने चुनाव आयोग पर अपने दायित्वों को पूरा न करने का आरोप लगाया, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। अब देखना ये होगा कि कोर्ट का फैसला क्या होता है। SIR पर सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त बहस देखी गई।
तो विवाद असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर भी छिड़ गया। बीते दिन भी उन्होंने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि मियां समुदाय के लोगों को भारत में वोट डालने का अधिकार नहीं है, उन्हें बांग्लादेश में मतदान करना चाहिए। और अब एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जैसे वो विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। तो क्या कहा है सीएम हिमंता ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मुसलमानों को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा अक्सर विवादित बयान देते हुए नजर आते हैं। साथ ही उन्हें मियां कहकर संबोधित करते हैं, जो इस समुदाय का अपमान दिखाता है। इसी कड़ी में अब उन्होंने एक बार फिर विवादित बयान देते हुए कहा है, कोई मुसलमान रिक्शा वाला अगर 5 रुपए मांगे तो उसे 4 रुपए दो, खूब परेशान करो। उनके इस बयान को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। विपक्ष लगातार सीएम पर हमलावर है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने असम के मुख्यमंत्री पर भड़कते हुए एक्स पर पोस्ट किया, ये बीजेपी आरएसएस की नफरती सोच है। ये बयान न सिर्फ बेहुदा है बल्कि बाबा साहेब के संविधान और हमारी गंगा जमुनी तहजीब पर सीधा हमला है, जिसने हर भारतीय को समानता का हक दिया है। हिमंता बिस्वा शर्मा की इस शर्मनाक करतूत के लिए नरेंद्र मोदी और बीजेपी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी के नेता जियाउर रहमान बर्क ने भी सीएम शर्मा पर निशाना साधा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। पता नहीं वो किस प्रकार के मुख्यमंत्री हैं। मैं तो ये कहूँगा ऐसे व्यक्ति को तो मुख्यमंत्री होना ही नहीं चाहिए इस देश के अंदर, जो समाज को तोड़ने की बात करे और देश को तोड़ने की बात करे। ऐसा इंसान मेरे नज़र में नहीं लगता कि मुख्यमंत्री बनने के लायक हैं। और मैं चाहता हूं कि इस देश के अंदर वही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होने चाहिए जिनका कि इस देश जनहित में बगैर किसी पक्षपात के काम करें, जो कि सब समाज को लेकर के बात करें और पूरे देश के विकास के लिए अपना योगदान दें, ना कि चुनाव से पहले ये चुनाव आने पर इस टाइप की बात करके सिर्फ राजनीति हित के लिए देश को क्या नुकसान हो रहा है उसकी परवाह किए बगैर इस प्रकार की बात करें। जैसा आप जानते हैं कि ये पहली बार नहीं है जब सीएम शर्मा ने ऐसा बयान दिया हो। बीते दिन 28 जनवरी को भी उन्होंने कहा था कि नियमों के मुताबिक मियां समुदाय के लोगों को भारत में वोट डालने का अधिकार नहीं है, उन्हें बांग्लादेश में वोटिंग करनी चाहिए। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो असम में वोट न डाल सकें, हमने कुछ उपाय किए हैं। एक बार जब असम में एसआईआर हो जाएगा तो हमें उनके 4-5 लाख नाम वोटर रोल से हटाने होंगे। कांग्रेस मुझे जितना चाहे गाली दे, लेकिन मेरा काम मियाओं को असहज करना है। सीएम हिमंता के बयान से सियासत गर्मा गई है तो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बयान भी सुर्खियां बटोर रहा है। माघ मेले से वापसी के बावजूद बीजेपी सरकार पर उनके हमले कम नहीं हुए हैं। अब उन्होंने हालिया घटनाक्रम को लेकर यहां तक कह दिया कि देश में तानाशाही आ चुकी है, जिससे सरकार पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। तो क्या कुछ बोले हैं शंकराचार्य, जानेंगे इस रिपोर्ट में। माघ मेले से लौटने के बाद भी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बीजेपी सरकार पर हमलावर बने हुए हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और बीजेपी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। शंकराचार्य ने सीएम योगी के काल नेमी वाले बयान पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा, काल नेमी वो होता है जिसका चोला तो साधु का हो पर काम राक्षसों वाला हो। वर्तमान यूपी सरकार में गाय, ब्राह्मण और देवताओं के मंदिर सुरक्षित नहीं है। यूपी गाय का सबसे बड़ा निर्यातक बन चुका है। ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है और विकास के नाम पर प्राचीन मंदिर व मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। अगर ये सब हिंदू सरकार के राज में हो रहा है तो फिर औरंगजेब और इनमें क्या अंतर है? हो रहा है, काम राक्षसों का है और चोला साधुओं का है। यही तो कालनेमी होता है, और कौन कालनेमी होता है? तो हमने तो उसको बता करके सिद्ध कर दिया। वो सिद्ध करें कि हमारा कौन सा काम राक्षसों जैसा है और चोला हमारा कैसे संतों का है। उन्होंने सिद्ध नहीं किया। इसके साथ ही शंकराचार्य ने प्रयागराज के माघ मेले में संतों और बटुकों के साथ हुए गलत व्यवहार का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने वीडियो साक्ष्यों का हवाला देते हुए कहा कि बटुकों की चोटी पकड़कर उन्हें अपमानित किया गया, लेकिन सरकार ने दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने इसे तानाशाही करार देते हुए कहा कि अब देश में न्याय की उम्मीद करना ही बेकार है और बोलने की आजादी छीनी जा रही है। पूरे देश में वीडियो लोगों ने देख लिया किस तरह से लोगों को मारा पीटा जा रहा है। बटुकों को उनकी चोटी पकड़ करके उनको अपमानित किया जा रहा है। उसके बाद भी किसी एक के ऊपर कोई एक छोटी सी भी कार्रवाई प्रदेश सरकार की नहीं हुई। बातें हुई कि जांच की जाएगी, कोई जांच कमेटी नहीं बनाएगी, कुछ नहीं। तो इससे पता चलता है कि वो जो चाहेंगे करेंगे, किसी को कुछ बोलने का अब अधिकार नहीं रहा। तानाशाही अपने देश में बिल्कुल काबिज हो चुकी है। शंकराचार्य ने आगे कहा कि बात यह है कि माफी तो कभी भी मांगी जा सकती है, लेकिन मौका तो वहीं पर था। अब तो माघ मेला भी पूरा होने वाला है, हम लोग वहां से निकलकर आ ही गए हैं। हाँ, देखिए ना, लगातार एक के बाद एक मंदिर, उनके अंदर की पूजित मूर्तियां, परंपरागत मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, फेंकी जा रही हैं, मलबा बनाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि हम हिंदू सरकार हैं और हम कह देते हैं कि नहीं, ये तो औरंगजेब के समय में हुआ था। जो तोड़ रहा है मंदिर मूर्ति वो औरंगजेब है, तो कहते हैं कि हमको बुरा लग रहा है। साधु संतों में भी से कुछ लोगों का बयान आ गया
कि आपने औरंगजेब कह दिया आदित्यनाथ को, हमको बुरा लग गया। हमने कहा भाई बिल्कुल बुरा लगना चाहिए, आपका प्रेम उनसे है और उनको कोई औरंगजेब कहेगा बुरा लगना चाहिए, लेकिन जब मंदिर और मूर्ति तोड़े जा रहे थे तब भी तो बुरा लगना चाहिए। उनसे भी तो आपका प्रेम होना चाहिए, उनसे भी तो आपका लगाव होना चाहिए। तो जिससे जिसका लगाव होता है उसके ऊपर कोई क्षति आती है तो उसको पीड़ा होती है। तो मंदिर मूर्ति से आपका लगाव होता तो मंदिर मूर्ति तोड़े जाने में भी आपको पीड़ा होती, वो पीड़ा क्यों नहीं दिखाई दे रही है? साधु संत भगवान और भगवान के मंदिर से प्रेम न लगा करके नेताओं से प्रेम लगा करके बैठे हैं, ये विचारणीय विषय हो गया। शंकराचार्य ने साफ कहा कि हम इन मुद्दों पर अपना विरोध जारी रखेंगे। यानी भले ही उन्होंने माघ मेला खाली कर दिया हो, लेकिन उनकी और बीजेपी के बीच का टकराव फिलहाल थमता नहीं दिख रहा। अब इस मामले में आगे क्या होता है ये तो देखना होगा। शंकराचार्य के तेवर बीजेपी सरकार की परेशानी बढ़ा रहे हैं तो थरूर, राहुल गांधी और खड़गे की मुलाकात ने भी सियासी हवा का रुख बदल दिया है। लंबे समय से अटकलें थी कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पार्टी से दूरियां बढ़ रही हैं, लेकिन अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर की मुलाकात इन अटकलों पर विराम लगा रही है। करीब आधे घंटे तक तीनों नेताओं की बैठक चली। तो क्या कुछ हुआ इस बैठक के दौरान, देखिए इस रिपोर्ट में। 29 जनवरी को कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई जब थरूर ने हाल ही में पार्टी की नीतियों से अलग राय जाहिर की थी, लेकिन अब थरूर का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है। थरूर ने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल से हुई इस मुलाकात को सार्थक और सकारात्मक करार दिया। साथ ही एक्स पर एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि मेरी पार्टी के दो नेताओं, नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष के साथ हमारी बातचीत हुई। हमारी बहुत अच्छी रचनात्मक सकारात्मक बातचीत हुई। सब कुछ ठीक है और हम सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मैं और क्या कह सकता हूँ? मैंने हमेशा पार्टी के लिए प्रचार किया है, मैंने कहाँ प्रचार नहीं किया है। थरूर की ये मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष के कार्यालय में हुई और ये आधे घंटे से ज्यादा समय तक चली। इस मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में काफी ध्यान खींचा। जैसे आप जानते हैं कि बीते वक्त खबरें थी कि केरल के कोच्चि में एक कार्यक्रम में राहुल गांधी के नजरअंदाज किए जाने के बाद थरूर पार्टी से नाराज थे। जब इसे लेकर उनसे पत्रकारों ने सवाल किया तो थरूर ने स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा। आपको याद होगा इससे पहले भी एक बार कांग्रेस की उच्च स्तरीय बैठक में ना पहुंचने को लेकर उनसे सवाल पूछा गया था, जिस पर थरूर ने कहा था कि इस बैठक का आमंत्रण इतनी देरी से आया कि उनके पास अपने पहले के कार्यक्रम को बदलने का कोई विकल्प नहीं था। उन्हें रणनीतिक बैठक में 1-2 दिन पहले ही आमंत्रित किया गया था और तब तक वो दुबई से वापसी के लिए विमान का टिकट बुक कर चुके थे। तीनों नेताओं की मुलाकात को लेकर सियासी हलकों में चर्चा तेज है तो नजरें संसद पर भी बनी हुई हैं। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश होने से पहले संसद में आर्थिक सर्वे पेश किया गया। इससे पहले पीएम मोदी ने संसद परिसर में मीडिया से बात भी की, जहां उन्होंने सरकार के आर्थिक विजन को साझा किया। इस पर विपक्ष ने भी करारा पलटवार किया है। तो क्या कुछ है इस आर्थिक सर्वे में और ऐसा क्या बोल गए पीएम जिस पर विपक्ष हो गया हमलावर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। संसद में बजट सत्र के दूसरे दिन आर्थिक सर्वे पेश किया गया। इस सर्वे में भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर कई अनुमान लगाए गए हैं। कार्यवाही की शुरुआत लोकसभा में प्रश्नकाल से हुई। प्रश्नकाल के बाद लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। इसकी अहम बातें इस प्रकार है। वित्त वर्ष 2027 के लिए जीडीपी विकास दर 6.8% से 7.2% रहने का अनुमान है। अर्थव्यवस्था में तेजी का मुख्य कारण मजबूत घरेलू डिमांड को माना गया है। सर्वे में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर एक अलग चैप्टर शामिल किया गया है। ये संकेत है कि सरकार भविष्य की तकनीक पर निवेश बढ़ाएगी। वित्त वर्ष 2026 के लिए विकास दर का अनुमान 7.4% रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन की कार्यवाही से पहले परिसर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सरकार के विजन को साफ किया। उन्होंने कहा कि सरकार की पहचान रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म से है। पीएम ने कहा कि देश का ध्यान बजट पर होना स्वाभाविक है, लेकिन सरकार निरंतर सुधारों के पथ पर है। देश का ध्यान बजट की तरफ होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इस सरकार की ये पहचान रही है रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। प्रधानमंत्री के बयान पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि वो राष्ट्रीय मुद्दों पर विपक्ष को विश्वास में लेने के लिए न तो सर्वदलीय बैठकों को बुलाएंगे और न ही उनकी अध्यक्षता करेंगे। वो आखिरी समय में विधेयक पेश कराएंगे और आवश्यक विधायी जांच पड़ताल के बिना उन्हें संसद में बुलडोजर से पास करवा लेंगे। वो संसद में बैठकर विपक्षी नेताओं की चिंताओं का जवाब देने के बजाय दोनों सदनों में चुनावी रैली जैसे भाषण देंगे।
हर सत्र की शुरुआत से पहले वो संसद को पृष्ठभूमि बनाकर अपना हमेशा की तरह पाखंड से भरा हुआ देश के नाम संदेश देंगे। आज का प्रदर्शन उसी सिलसिले का हिस्सा है। आर्थिक सर्वेक्षण पेश होने और भारी गहमागहमी के बाद संसद की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। अब सदन की अगली बैठक 1 फरवरी को सुबह 11 बजे होगी, जब केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगाह अब देश के जन जी के ऊपर लगी हुई है, क्योंकि पार्क में घूमने वाले अंकल जी 10,000 रुपए में उनकी मुरीद हो गई। देश की लाडली बहना पूरी तरह से सेट हो चुके हैं। लेकिन नई पौध का क्या करें? वो नई पौध को तो अपना अंधभक्त बनाना है। इसलिए फरवरी के पहले हफ्ते में वो देश के युवाओं से मीटिंग करेंगे, उनसे मिलेंगे। सुनाया जा रहा है कि उसके लिए 6 करोड़ से ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है। अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मत करना भाई यूट्यूब चैनल कि पढ़ाई के अलावा आप लोग कहीं उनसे रोजगार की बात करने लगे, या बजट जाके ही चुका होगा तो कहीं आप महंगाई की बात करने लगे। ऐसा मत करना, क्योंकि महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर, रोजगार पर बात करना अच्छी बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।